हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे हड़प्पा के चैप्टर पे, वो है हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह की व्यवस्था कैसी थी, यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे क्या क्या कैसे वो लोग अपना घर चलाया करते थे, किस तरह से उनका रोजी रोटी चलता था। आइए देखते हैं इसको। तो सिंधु सभ्यता वाले अगर बात किया जाए कि जीवन निर्वाह के लिए वो ज़्यादातर पशुपालन, खेती और उद्योग और व्यापार वगैरह किया करते थे। यानी कि वहाँ के लोग पशुपालन भी किया करते थे, कृषि भी किया करते थे, शिल्प उद्योग कारीगरी वगैरह भी किया करते थे और व्यापार भी किया करते थे। किसान जो थे वो अपनी जो ज़रूरत होता था उससे ज़्यादा अनाज उत्पादन करते थे और जो एक्स्ट्रा जो उत्पादन किया करते थे, जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होता था अनाज का, उसी के आधार पर कारीगर जो वहाँ रहते थे, व्यापारी रहते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, वो वहाँ पे रहते थे और उससे सामान का लेन देन किया करते थे अनाज के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन किया जाता था। तो पशुपालन में कौन कौन से पशुओं के नाम आते हैं और इन पशुओं से क्या हमें प्राप्त होता था, यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या प्राप्त होता था। अगर आर्थिक जीवन के बारे में बोले तो पशुओं का खास स्थान है। इससे दूध मिल जाया करती थी, मांस और ऊन वगैरह भी मिल जाया करता था। साथ ही पशु हल जोतने के लिए, बोझा ढोने के लिए और गाड़ी खींचने के लिए भी काम आते थे। जब वहां हड़प्पा की खुदाई हुई तो हमें बहुत सारी जानवरों की हड्डियां मिली है और इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि शायद हो सकता है कि ये जो जानवर हैं ये पालतू रहे होंगे। इसके अलावा जंगली जानवरों की भी कुछ हड्डियां हमें प्राप्त हुई है वहां से। जैसे अब पालतू कौन कौन से जानवर थे, तो बैल, भैंस, बकरा, भेड़, सूअर इत्यादि जो थे ये पालतू जानवर होते थे। इसके अलावा कुत्ता और बिल्ली भी पाले जाते थे। आपको बताते चले कि सबसे पहले पाला जाने वाला जो एनिमल था वो था कुत्ता। इसके अलावा गधे और ऊंट भी घरों में रखे जाते थे। कुछ घरों में, कहीं कहीं हमें घोड़ों का थोड़ा सा प्रमाण मिला है, लेकिन घोड़ा प्रचलन में नहीं था। मतलब जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा, ये सबसे अस्पष्ट प्रमाण मिला है। साफ साफ प्रमाण हमको नहीं मिला है कि हाँ घोड़ा वहां पे था, क्योंकि घोड़े का विशेष प्रचलन नहीं था। ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो घोड़े का विशेष प्रचलन नहीं था। हाँ, हाथी को वो जानते थे, हाथी जानते थे। ये ऑप्शंस भी आए थे, हाथी। तो हाथी से वे परिचित थे, लेकिन घोड़े का प्रचलन नहीं था। अगर जंगली प्रजातियों के बारे में बात करें तो वो लोग बाघ को जानते थे, शेर को जानते थे, गेंडा, हिरन, घड़ियाल इत्यादि की जानकारी उन्हें थी। ठीक है। तो जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से एनिमल्स नहीं थे, तो वो हो जाएगा घोड़ा, क्योंकि घोड़े का साफ साफ प्रमाण हमें नहीं मिला। हाथी जानते थे वो लोग। तो इस तरह से इनमें से बहुत सारे पशु और जानवरों की हड्डियां हमें मिली हैं। साथ ही जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी की मूर्ति पर भी और मुहर पर भी कुछ एनिमल्स को देखे जा सकते हैं। मिट्टी की जो मूर्ति हुआ करती थी और मुहर हुआ करती थी, उस पर भी कई एनिमल्स, कई जानवरों को देखा जा सकता है। पशुपालन के साथ साथ यहां पे शिकार करना भी, यानी पशु पक्षियों का शिकार भी करना भी इनका एक खास जीवन निर्वाह का साधन था। इसके अलावा मछली पकड़ना भी इनका जीवन निर्वाह का साधन था। तो पशुपालन में हमने देखा कि अलग अलग जानवर हड़प्पा सभ्यता में पाले जा रहे हैं, लेकिन घोड़े का अस्पष्ट प्रमाण मिलता है, यानी कि साफ साफ प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा अब बात करेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि पे। हड़प्पा सभ्यता में अगर कृषि होता था तो बहुत बड़े स्तर पर कृषि होता था, लेकिन इसकी पूरी तरीके से जानकारी हमें नहीं है। लेकिन हम कुछ चीजों से अनुमान लगा सकते हैं कि खेती कैसे होती होगी। जैसे खेतों को हल की सहायता से जोता जाता था। हल दो या बैल या फिर ऊंटों के द्वारा खींचे जाते थे। हल बैल या ऊंटों के द्वारा खींचे जाते थे। तो हल किस चीज का बना होता था? हल लकड़ी के बने होते थे। अभी भी लकड़ी का ही बना हुआ होता है हल।
कुछ जगह है, जैसे एक जगह है चोलिस्तान और दूसरा जगह है बनावली, इससे हमें मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल। तो मिट्टी के हल के जैसा ही एक जो है ढांचा हमें मिला है जो मिट्टी के बने हुए थे। इसके अलावा कालीबंगन से खेत की जुताई के भी प्रमाण मिले हैं, खेत की जुताई के प्रमाण मिले हैं। जो कालीबंगन से हमें जो खेत की जुताई के प्रमाण मिला है, ये दो समांतर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती है। पहले दो समांतर है और एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए हल रेखा के प्रमाण मिले हैं। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इससे अनुमान यह लगाया जा सकता है कि हो ना हो जो फसल है वो एक साथ दो अलग अलग फसलें लगती होंगी या उगाई जाती होंगी। फसलों की कटाई के लिए पत्थर का या कांसे के छोटे छोटे हथियारों को लकड़ी के जत्थे में लगाकर उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो डंठल हुआ करते हैं उसको पीट करके उससे अनाज निकाल लिया जाता था। इसके अलावा अनाज कूटने और पीसने के लिए ओखली भी, पत्थर की ओखली हुआ करती थी, मूसल चक्की जिसे कहते हैं, वो भी इस्तेमाल में लाया जाता था। खेतों की सिंचाई के लिए गड्ढा बनाकर या नहर निकलकर या नालों द्वारा खेतों में पानी को पहुंचाया जाता था। जैसे अगर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो यहां गड्ढा बनाकर नहरों से या नालों से पानी पहुंचाया जाता था। एक जगह है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जगह का नाम है शोर्तुगई। शोर्तुगई में हड़प्पा के टाइम के नहर के भी प्रमाण मिले हैं हमें। इसके अलावा धौलावीरा और लोथल जो बताया, यहां से जलाशय मिले हैं, कुएं का भी जल इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई में। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे अनाज के दाने मिले हैं, जिसमें यह उम्मीद लगाई जा सकती है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पे जो दाने मिले हैं, यहां पे मिले हैं गेहूं, जौ, सफेद चना जिसे कहते हैं, तिल, ये सारी चीजों के दाने मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। स्पेशली बात करें तो बाजरा के दाने जो है वो गुजरात में मिले हैं, गुजरात में। इसके अलावा सरसों की भी खेती, राई की भी खेती और कपड़े की भी खेती की जाती थी। धान की भी खेती के प्रमाण हमें मिला है और धान की खेती के प्रमाण हमें मिले हैं लोथल और रंगपुर से। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि गेहूं, जौ, सफेद चना, तिल ये सब जो है कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल और रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है? तो धान की खेती के प्रमाण में लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। गुजरात में बाजरा के दाने मिले हैं। लेकिन कुछ ही एरिया में, कुछ ही क्षेत्रों में इसकी खेती होती थी, खास करके वहां पे जो लोग इस्तेमाल करते थे, जो प्रमुख उपज थी फसल की, वो थी गेहूं और जौ। कपास की खेती भी वहां ज्यादा होती थी। सिंधुवासी जो थे, यानी सिंधु में रहने वाले लोग, वो खजूर की, तरबूज की, नारियल की, नींबू की और अनेक प्रकार की सब्जियां उगाया करते थे। और इन सबको जो एक्स्ट्रा अनाज जो बच जाता था उसे अन्नागार में सुरक्षित रखा जाता था। हमने बताया कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा अन्नागार था। जो टैक्स लिया जाता था, जो कर की वसूली होती थी, वो भी अनाज के रूप में की जाती थी। इसके अलावा जो अन्नागारों में अनाज रखे जाते थे, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है ये श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए, या फिर कभी कभी ऐसे बुरा वक्त आ गया तो उस स्थिति का सामना करने के लिए हम लोग अनाज को बचा करके रखते होंगे। ये सब चीज हड़प्पा सभ्यता में होता था। अब आगे बात करेंगे शिल्प और उद्योग के बारे में। तो शिल्प और उद्योग यानी कि कारीगरी कैसी थी वहां पे? तो यहां पे सिंधु सभ्यता में धातु के सामान बनाए जाते थे। अब धातु का मतलब लोहा नहीं बोल रहे हम, यहां लोहा नहीं है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी, ईंट और खिलौने के बनाए जाते थे। इसके अलावा पत्थर और लकड़ी के सामान भी बनाए जाते थे। कपड़ा बिनना और मनके और मुहर बनाना भी इस सभ्यता का एक खास शिल्प था। मुहर, मनके बीड्स को कहते हैं, ठीक है, मनके बीड्स को कहते हैं। आइए अब आगे दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। यहां से देखेंगे, ये नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ये पुजारी, ये हल, ये है मनके और ये है बर्तन। आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कांसा बनाने की तकनीक को जानते थे। तो कांसा कैसे बनाया जाता था? कांसा टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। तो टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाए जाते थे और इससे बर्तन
औजार, हथियार, ये सारी चीजें बनाई जाती थी। कांसे की सुराही भी बनाई गई थी और कुल्हाड़ियां भी बनाई जाती थी। लकड़ी चीरने के लिए आरा, मछली पकड़ने के लिए कांटा, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल होता था। इसके अलावा तांबे की तलवार भी बनी हुई थी। इतना ही नहीं, कई धातु से हमें मूर्तियां भी बनाई जाती थी। इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो कांसे की मूर्ति मिली है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से तांबे का इक्का गाड़ी मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस चीज की बनी थी? कांसे की बनी हुई थी। तांबा, हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। चंदहुदड़ो से तांबा की बनी 2 गाड़ियां मिली हैं। इसका मतलब है कि तांबा तांबा हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे तांबा और टीन था, और इसके अलावा वहां पे कांसा बनाया जाता था, दोनों को मिला करके। क्या हड़प्पा वासी जो थे वो क्या लोहा को जानते थे? आंसर है, हड़प्पा वासी लोहा को नहीं जानते थे, लोहे से अपरिचित थे। लेकिन हाँ, सोने चांदी के जेवर वो लोग बनाया करते थे। सोने चांदी के जेवर बनाया करते थे, लेकिन लोहा नहीं था उस वक्त, लोहे को नहीं जानते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा वासी क्या लोहे को जानते थे, परिचित थे, अपरिचित थे, ऐसा क्वेश्चन है। तो लोहे से अपरिचित थे, लोहे को नहीं जानते थे वो लोग। लोथल से एक हार टाइप का कंठार मिला है, जो सोने के और बहुत सारे अलग अलग मनकों से बना हुआ था। देखिए, दिखाते हैं, आइए ये देखते हैं। ये हल, पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, बर्तन, और ये है मनके का हार, कंठार जिसको कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि मिट्टी के सामान बनाए जाते थे। तो जो मिट्टी के सामान जो बनाए जाते थे, तो मिट्टी के सामान क्या क्या बनाया जाता था? तो मिट्टी से ईंटें बनाई जाती थी, ठीक है ना। ईंटों को आग में पकाया जाता था और उसे धूप में भी सुखाया जाता था। इसके अलावा चाक की सहायता से, जैसे जो कुम्हार होते हैं, चाक की सहायता से अलग अलग प्रकार के बर्तन भी बनाए जाते थे मिट्टी से, जैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हांडी, मिट्टी का प्याला, मिट्टी का थाली, मिट्टी का सुराही, और बड़े बड़े नाद जो हैं वो बनाए जाते थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खास बर्तन जो थे वो है डिश ऑन स्टैंड, तस्तरी। डिश ऑन स्टैंड, तस्तरी, जो विशिष्ट बर्तन है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। आधार पर तस्तरी किसकी विशिष्ट बर्तन थे? हड़प्पा सभ्यता के। बर्तनों को लाल रंग में रंगा जाता था और उन पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र भी बनाया जाता था। चित्र में क्या बनाया करते थे? वृत्त, सर्किल बनाया करते थे, त्रिकोण नुमा डिजाइन बनाया करते थे, त्रिभुज जिसे कहते हैं, पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे, वृक्षों के चित्र बनाया करते थे। ये सारी चीजें चलती थी। इसके अलावा पशु पक्षियों के आकर्षक आकृति वाले मिट्टी के खिलौने भी बनाया जाता था। खिलौना, गाड़ी और मिट्टी की बनी मूर्ति बहुत ज्यादा संख्या में हमें मिली है। मिट्टी का खिलौना बनाया जाता था, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी। ये चीज को ध्यान रखना है, आधार पर तस्तरी। ये कभी नहीं पूछा गया, शायद हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब आगे, अब हम लोग पत्थर के सामान के बारे में बात करते हैं। पत्थर के सामान के बारे में अब हम बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो था वो पत्थर के सामान में बर्तन, चक्कियां, चक्की में जैसे औतल चक्की, उखली, मूसल, सिलबट्टा जिसे सालन पत्थर कहते हैं, मसाला पीसने वाला पत्थर, ये सब बनाया जाता था। इतना ही नहीं, पत्थर से बाट बटखरा भी बनाया जाता था। इसके अलावा कुछ पत्थर ऐसे थे जिससे जेवर भी बनाए जाते थे और मनका बनाया जाता था। पत्थर की मूर्तियां भी बनाई गई थी, पत्थर की मूर्तियां बनाई गई, पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती थी, मिट्टी की भी मूर्तियां बनाई गई थी, और हमने बताया कि मन के और टीन और तांबा को मिलाकर कांसे की भी मूर्तियां बनाई गई, तांबा की भी मूर्तियां बनाई गई। मोहनजोदड़ो से योगी या पुजारी की जो मूर्ति मिली है, हड़प्पा से नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये सब पत्थर के ही बनाए हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी के सामान से, लकड़ी से क्या क्या बनाए जाते थे? क्या उस वक्त बढ़ाई गिरी थी? हाँ जी, उस वक्त बढ़ाई गिरी अच्छा खासा उन्नत अवस्था में थी।
लकड़ी के फर्नीचर और दरवाजे बनाए जाते थे उस वक्त। इसके अलावा सुविधा के लिए, यातायात के लिए, यानी कि परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल, नाव भी बनाए जाते थे। क्या कपड़े थे? हाँ जी, कपड़े थे। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो उस वक्त सूत काटने के लिए, कपड़े बनाने के लिए और उन्हें सीने के, रंगने का, इन सब चीजों की कला उन्हें मालूम थी। सूता काटने का, कपड़ा बिनने का, उन्हें सीने का, उन्हें डाई करने का, उस पर कसीदा यानी कलाकारी करने की कला भी उन्हें मालूम थी। अगर सिंधु प्रदेश की बात करते हैं तो कपास की खेती बहुत ज्यादा हुआ करती थी और इसीलिए सिंधु सभ्यता में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलता है। यहां पे दोनों तरह के वस्त्र बुने जाते थे, सूती वस्त्र भी और ऊनी वस्त्र भी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में कौन से वस्त्र थे? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो से एक बुना हुआ वस्त्र का टुकड़ा मिला है और इससे यह हमने देखा है कि वस्त्र पे, कपड़े पे छाप भी पाए गए हैं। इसके अलावा सूत काटने के जो तकवे होते हैं, सूत काटने के जो स्पिंडल होल्स होते हैं, यानी काटने के जो तकवे होते हैं जिससे काटा जाता है सूत को, वो भी मिले हैं। इसके अलावा कपड़े बिनने वाली जो चरखियां होती है वो भी प्राप्त होती है। इसके अलावा सीने वाली सुई भी प्राप्त हुई है। तो हमें ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि उस वक्त छपाई भी होती होगी, उस वक्त सूत काटने के लिए भी तरीके जानते होंगे, वो लोग चरखी भी यानी कपड़े भी बनाते होंगे और वो लोग सीते भी होंगे क्योंकि सुई भी मिली है हमें। अब आगे बात करेंगे हम लोग, वो है मन का, मन के बनाना। तो मन के बनाना कोई ऐसे काम नहीं था, आलतू फालतू काम नहीं था। एक खास कारीगर किया करते थे, वो भी एक बेहतरीन कारीगर। तो बेहतरीन कारीगर एक खास पत्थर का सेल खड़ी, फयांस, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख इत्यादि से सुंदर सुंदर मन के बनाया करते थे। बीड्स, मोती, मन के बोले तो बीड्स, मोती। तो पत्थर से, सेल खड़ी से, फयांस, ये पत्थर, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख, ये सबसे सुंदर सुंदर मन के बनाया जाता था। ये अलग अलग प्रकार के बीड्स बनाए जाते थे, अलग अलग प्रकार की मोतियां बनाई जाती थी, मन के बनाए जाते थे, जैसे चक्री आकार का, बेलन के शेप का, गोल आकार का और ढोलक के शेप का। कुछ मन के ऐसे भी बनाए गए थे जो दो पत्थर को जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ केसेस पर जो है वो मन के जो बनाए जाते थे उसके ऊपर में सोना लगाया जाता था। कितना खूबसूरत बनाया जाता होगा और इन्हें सुंदर सुंदर चित्रों से सजाया जाता था। मन के बनाने की टेक्निक जो थी वो सामान यानी पदार्थ जो हुआ करती थी उसके अनुसार बदलती रहती थी। कुछ मन के ऐसे भी थे जो सांचे में ढाल कर बनाए जाते थे, कुछ पत्थरों को आग में पकाकर बनाया जाता था, पत्थरों को घिसकर कभी कभी उस पर पॉलिश भी की जाती थी। जयहुदड़ो, लोथल, धौलावीरा से मनकों में छेद करने के हमको उपकरण भी मिले हैं, सामान मिले हैं। तो मनकों के अंदर छेद किया जाता था, बीड्स के अंदर छेद किया जाता था। खास मन का बनाने का केंद्र कहाँ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चनहुदड़ो मन का उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। चनहुदड़ो मन का उत्पादन का प्रमुख केंद्र। मन का बनाने का सबसे मेन मुख्य केंद्र कौन सा था? चनहुदड़ो था। मन को से ज्यादातर क्या बनाए जाते थे? तो खासकर मन के से आभूषण बनाए जाते थे, मतलब जेवरात बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाए जाते थे। अब बात करेंगे हम लोग सील्स के बारे में, सील के बारे में। सील, मुहर जिसे हम लोग कहते हैं, मुहर। तो सील, अगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास उपलब्धि के बारे में बात करेंगे तो वो है मुहर। हमको बड़ी संख्या में पत्थर, हाथी दांत, धातु की मिट्टी से बनी मुहरें प्राप्त होती है। मुहर अलग अलग तरह की होती थी, अलग अलग प्रकार की होती थी। इन पर पशुओं के, इन पर मानव के चित्र बनाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुंह वाला और 2 सींग वाला एक अजीब सा मानव आकृति को दिखाया गया है। उसके चारों ओर जो मानव को दिखाया गया, उसके चारों ओर जानवर दिखलाए गए हैं और उस पर कुछ लिखा हुआ है मुहर पे। आइए आगे बात करते हैं। ये मुहर है, अलग अलग टाइप्स के मुहर जो आपको नजर आ रहे होंगे। ये सारा ये मुहर। जौहरी, चिकित्सक, मकान बनाने वाले का व्यवसाय भी बहुत अच्छा था वहां पर। हाथी के दांत से वहां पे प्रसाधन की सामग्री जैसे कंघी और बहुत सारे अलग अलग सामान बनाए जाते थे। हाथी के दांत से सजने वाला सामान बनाया जाता था हाथी के दांत से। अब बात करें कि व्यापार कैसे होता होगा।
तो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था का आधार व्यापार ही था, यानी खास चीज क्या थी, उसके पास तो व्यापार ही था। क्या हड़प्पा सभ्यता का स्थलों के अंदर, यानी क्या हड़प्पा सभ्यता के आसपास में ही व्यापार? नहीं, विदेशों से भी व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता में शिल्पकारी के लिए, उद्योग के लिए कई बहुत सारे अर्धमूल्य पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, धातु जो था, और कच्चे माल की कमी थी, और ये कच्चा माल बाहर से मंगाया करते थे हम। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा सभ्यता वालों ने दो विधि अपनाया था। पहली, या तो उन लोगों ने वही बस्तियां बना ली जहां पे कच्चा माल मिला करता था, जैसे नागेश्वर और बालाकोट जहां पे शंख मिला करता था। ये क्वेश्चन पे टिक लगा लीजिए, नागेश्वर और बालाकोट में शंख मिला करता था। इसके अलावा शोरतुगुई जहां पे लाजवर्त फेमस था, लाजवर्त। लोथल और लोथल जहां पे कार्निलियन मिला करता था। ये भी गुजरात और राजस्थान से सेलखड़ी और तांबा मिला करता था। तो पहला तो तरीका यह था कि हड़प्पा सभ्यता वाले जो थे वो जहां कच्चा माल मिल रहा है वहीं पे जाकर के अपनी बस्तियां बसा ली। दूसरी विधि यह थी कि कच्चा माल जहां प्राप्त हो रहा है वहां से व्यापारियों को भेज करके उन्हें प्राप्त कर लिया जाए। इन्हें नाव के द्वारा, जहाज के द्वारा, सड़क मार्ग के द्वारा यहां पे लाया जाता था। क्या धातु के सिक्के चला करते थे? नहीं, धातु के सिक्के का प्रचलन इस वक्त नहीं था। इसलिए सारा व्यापार जो होता था हड़प्पा सभ्यता में वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। सामान की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहा जाता है। व्यापार में जो थे वो व्यापारी मुहर का इस्तेमाल किया करते थे। कच्चे माल के बदले में अनाज या उससे बनी हुई वस्तुओं का अदली बदली किया करते थे, विनिमय किया करते थे, बार्टर जिसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता वाले जो थे वो चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। ये क्वेश्चन याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता वाले चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक मैसूर से, तांबा राजस्थान की खेतड़ी से, टीन अफगानिस्तान से मंगाया करते थे, ईरान से और राजस्थान से मंगाया करते थे। इसके अलावा जो अर्ध बहुमूल्य पत्थर के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लाजवर्त, गोमिद, मूंगा, पन्ना, ये सब जो थे ये अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। अर्ध बहुमूल्य पत्थर, लाजवर्त, गोमिद, मूंगा, पन्ना, ये सब अफगानिस्तान, ईरान, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, राजस्थान और कश्मीर से मंगवाया करते थे। तो टीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, सोना चांदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो तांबा कहां से प्राप्त होता था ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको ध्यान रखने का। अब आगे आसपास के क्षेत्रों के अलावा वो दूर से भी व्यापार हुआ करता था। अरब प्रायद्वीप तक के व्यापार हुआ करता था और मेसोपोटामिया से भी ये लोग व्यापार करते थे। कहा जाता है, पुरातात्विक प्रमाण ये बताते हैं कि ओमान से तांबा मंगाया जाता था। भारत के आसपास से तो मंगाया जाता था, इसके अलावा ओमान से तांबा मंगाया जाता था। इसकी पुष्टि कहां से होती है? तो सुमेर के जब अभिलेख हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी पुष्टि होती है। सुमेर के टाइम में एक उर नगर हुआ करता था, वहां से पाए गए हैं कुछ अभिलेख, ठीक है, जो 3री सहस्त्राब्दी के हैं। नगर के व्यापारी मेलुहा से, मेलुहा जिसे सिंधु प्रदेश को मेलुहा कहा गया है, तो मेलुहा से कार्निलियन, लाजवर्त, तांबा, सोना और अलग अलग प्रकार की लकड़ियां प्राप्त करते थे। इस लेख में कहा गया है कि मेलुहा और सुमेर के बीच दो व्यापारिक केंद्र में दिलमुन जिसे बहरीन द्वीप के नाम से जान सकते हैं, मगान जिसे ओमान के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी जिक्र किया गया। इसी तरह से मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है, ये याद रखेंगे, जहां हाजा पक्षी मोर रहते थे। हाजा पक्षी जिसे मोर कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की मोहरें मन के मेसोपोटामिया से भी हमें मिली है, तो यह प्रूफ हो जाता है कि हाँ, हो ना हो, हमारा व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता होगा। इसके अलावा सुमेर से जो हमें प्राप्त हुई है कपड़े के टुकड़े पर सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर भी मिली है। अनेक जो सुमेरी वस्तु हैं, जो सुमेर की वस्तुएं हैं, उससे सिंधु घाटी से भी मिली है। सुमेर की वस्तुएं सिंधु घाटी से भी मिली है और सिंधु घाटी के सभ्यता की जो वस्तुएं हैं वो सुमेर से भी मिली हैं। और इससे ये प्रूफ हो जाता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यापारिक संपर्क हमारा उसके साथ था। भारत में पहली बार जो नगर हड़प्पा सभ्यता में ही देखे जाते हैं, इसके अलावा और कभी नहीं देखे जाते, कहीं नहीं देखे जाते हैं, तो पहली बार नगर जो है वो हड़प्पा सभ्यता में थी और इसीलिए भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को कहा गया।
प्रथम नगरीकरण, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हो गया। इसके अलावा अब आपको कुछ जो है वो याद कर लेना, ठीक है। धातुगिरी, शिल्प एवं उद्योग। धातुगिरी में कौन कौन सा आ जाएगा? कांसा, तांबा, सोना, चांदी के बर्तन और औजार, मूर्तियां, आभूषण। मिट्टी के सामान, पत्थर के सामान, लकड़ी के सामान, वस्त्र उद्योग, मनका बनाना, मुहर बनाना, ठीक है ना। इसके अलावा कहाँ कहाँ से कौन कौन से सामान मंगाया जाता था वो देखेंगे। जैसे कच्चा माल कहाँ कहाँ से? चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना मैसूर से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, टीन अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से, और पत्थर अफगानिस्तान, ईरान, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, राजस्थान, कश्मीर, इन सब जगह से मंगाया जाता था। फिलहाल के लिए हम लोग यही बातों को विराम देंगे। मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।